हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। गुड। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे अच्छे से होंगे, बच्चों अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बच्चों ठीक हो? बच्चों पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है आपकी? आपके बोर्ड एग्जाम भी बहुत पास में आने वाले, तो लगता है मुझे बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी, कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही होगी। ठीक है बच्चों, मैं बच्चों आज के लिए आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो लिखा हुआ केमिकल काइनेटिक्स। बच्चों ठीक है, स्टार्ट करें बिना टाइम को वेस्ट करे बच्चों। ठीक है, बता रहे तो इस केमिकल काइनेटिक्स में हम जो डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिस्कस करने, कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड कराया था। बहुत मजा आने वाला है बच्चों आज की वीडियो में। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं बच्चों फटाफट से। केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12th का रहने वाला है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईएससी बोर्ड हो, चाहे यूके बोर्ड हो, तीनों के लिए बच्चों सेम है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, पैटर्न पेपर में चेंज आ सकता है बट सिलेबस एक जैसा ही आप सभी का। ठीक है, स्टार्ट करते बिना वेस्ट टाइम को वेस्ट करो। केमिकल काइनेटिक्स की बच्चों बात करूं सबसे पहले, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं केमिकल काइनेटिक्स में, केमिकल्स तो पता ही, कोई दिक्कत नहीं। काइनेटिक्स मतलब होता है रिएक्शन रेट। काइनेटिक्स बोलते हैं हम रेट को, बोलते हैं रेट को। मुझे एक बार बताओ फटाफट से, केमिकल रिएक्शन में होता क्या बेसिकली। अगर मैं केमिकल रिएक्शन की बात करूं तो एक बच्चों होता है आपका रिएक्टेंट होता है, और दूसरा क्या होता है बच्चों आपका प्रोडक्ट होता है। केमिकल रिएक्शन में बेसिकली यही तो होता है, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट करता है, प्रोडक्ट में। आपने कोई चीज में कोई रिएक्टेंट डाला, फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट डाला, फॉर एग्जांपल जैसे आपने चाय, चीनी डाली, चाय पत्ती डाली, सबको मिला के जो हमारे लास्ट में प्रोडक्ट आया वो क्या है, चाय बन के आई, प्रोडक्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसी को केमिकल काइनेटिक्स में से स्टडी करते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन होती कैसे है। आधी बात समझ में? आओ जरा देखते हैं फटाफट से। अगर मैं बात करूं बच्चों, सबसे पहले अगर मैं इसके रेट की बात करूं, तो केमिकल रिएक्शन को हम रेट के बेस में, ऑन द बेसिस ऑफ रेट, बेसिस ऑफ रेट के बेस में हम डिवाइड करें कि कोई फास्ट और स्लो, तो इसको हम तीन पार्ट में कैटेगराइज करते हैं बच्चों। तीन पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है बच्चों इसमें फास्ट रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन। दूसरा आता है बच्चों इसमें मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। और थर्ड बच्चों आता है इसमें स्लो रिएक्शन, जो काफी ज्यादा स्लो होती है, स्लो रिएक्शन। समझ में आई बात बच्चों? कोई दिक्कत है यहाँ पे? अगर मैं बात करूं फास्ट रिएक्शन, तो बच्चों फास्ट रिएक्शन जो शो करते हैं वो आयनिक कंपाउंड शो करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स। बताता हूं जैसे फॉर एग्जांपल कैसे। जैसे मान लो ये है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। इसकी रिएक्शन करवाते हैं बच्चों NaCl के साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ करवाए। कोई दिक्कत नहीं, इसका नाम होता है बच्चों सिल्वर नाइट्रेट, इसका नाम सोडियम क्लोराइड। रिएक्शन को कैसे करने वाला हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। Ag के साथ मिला लो आप Cl, और Na के साथ मिला लो NONO3। तो क्या हो जाएगा, AgCl का बन जाता है व्हाइट प्रेसिपिटेट, और साथ में NaNO3, ये बाहर हो जाएगा बच्चों। ये काफी ज्यादा फास्ट रिएक्शन होते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स है ना। और जैसे इसकी बात करूं मॉडरेट में, तो मॉडरेट में आपके जैसे आ जाएगा यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। बहुत अच्छे से आपको पता, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया को हम एक पार्ट में पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस। बोलो कोई दिक्कत? क्या होता है इसमें, N2 प्लस 3H2, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है यहाँ पे, और फॉर्म होता है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, देख लो प्रॉपर दिख रहा है बच्चों? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही बच्चे, प्रॉपर ठीक है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, और साथ में जो कैटलिस्ट लेते हैं वो आयरन प्लस मॉलिब्डेनम। ये कुछ ये हैबर प्रोसेस होती है। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर कंडीशन भी होती है, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। इतनी बात समझ में? हैबर प्रोसेस। स्लो प्रोसेस की बात करूं, स्लो प्रोसेस में क्या आ सकती है, इसमें बहुत सारे, कई बार क्या होता है मंथ लेता है, कई बार ईयर टाइम लेता है यहाँ पे, तो काफी ज्यादा स्लो होती है। इसमें आता है यहाँ पे जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। इतनी बात समझ में आई बच्चों? तो ये, अच्छा मैं बात करूं बच्चों ये वाली रिएक्शन फास्ट, हम किसी भी रिएक्शन का रेट, हम तीन तरह के हमारे पास आ गए समझ में, फास्ट मॉडरेट और स्लो। तो हम किसका रिएक्शन रेट फाइंड कर सकते हैं? तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे रिएक्शन के रेट की फाइंड करनी, कोई रिएक्शन कितने टाइम पे होती है, क्या होती है, तो वो हम ना इसका फाइंड कर सकते हैं ना इसका, क्योंकि फास्ट रिएक्शन बहुत जल्दी फास्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगर बोलूँ ये 13 से 10 की पावर 16 सेकंड के बीच में हो जाती है बच्चों, ये वाली रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होती है, ये वाली रिएक्शन। ठीक है, 10 की पावर -15 से 16, तो इसको हम फाइंड ही नहीं कर सकते। और इसकी बात करें तो काफी ज्यादा स्लो होती है, कौन इतने टाइम पे बैठा रहेगा यहाँ पे। तो हम जो रिएक्शन का रेट फाइंड करते हैं वो इसके लिए फाइंड करते हैं, मॉडरेट के लिए। इतनी बात समझ में? कोवेलेंट बॉन्ड के लिए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं बच्चों, प्रॉपर दिख रहा है आपको? ठीक है, इसको रफ कर दूं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम जरा। यहाँ पे कपड़ा वहां मेरा, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हमारा। तो रिएक्शन का रेट समझ में आया। सेकंड बात करूं इसमें बच्चों, सेकंड आता है इसमें कि रेट ऑफ रिएक्शन हम निकालते कैसे फिर।
रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का एक मेथड होता है, बताता हूँ क्या होगा। साथ में बच्चों पेन कॉपी लेके बैठना, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का बच्चों मेथड जो होता है, दिख रहा है यहाँ पे फॉर्मूला, रेट ऑफ रिएक्शन जो निकालते हैं बच्चों, उसका निकालने का फॉर्मूला होता है यहाँ पे इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, चाहे वो रिएक्टेंट बोलो आप, रिएक्टेंट बोलो या आप प्रोडक्ट बोलो। क्वेश्चन भी करवाऊंगा बच्चों में, इसके सारे क्वेश्चन भी करवाऊंगा। और डिवाइड कर देते हो आप इसको टाइम के साथ। किससे डिवाइड करते हो? टाइम के साथ। और देखो जैसे कैसे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखा, रेट ऑफ रिएक्शन लिखा, और कंसंट्रेशन को आप कुछ ऐसे ब्रैकेट के साथ शो करते हो, ऐसे ये डबल ब्रैकेट के साथ शो करते हो, और डिवाइड कर दोगे टाइम। बोलो कोई दिक्कत? आओ जरा इसकी यूनिट निकालते फटाफट से। यूनिट निकालने के लिए कंसंट्रेशन मैंने आपको बताया हुआ है, आपको कंसंट्रेशन जो होता है बच्चों, मोल को डिवाइड करते हैं वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम के साथ। तो मोल क्या होता है आपका? मोल होता है आपका स्मॉल एन, तो मोल ये है, और इसकी यूनिट क्या होती है? वॉल्यूम की लीटर। तो लीटर ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। आओ रखते हैं यहाँ पे मोल लीटर इनवर्स, और नीचे क्या आपका सेकंड। ऊपर जब आएगा तो क्या हो जाएगी यूनिट? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। एक यूनिट तो मुझे ये समझ में आती है इसकी रेट ऑफ रिएक्शन की। दूसरी क्या हो सकती है बच्चों? और करके लिख रहा हूं यहाँ पे, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, सेकंड को मैं मिनट में कन्वर्ट कर देता, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। मोल लीटर सेकंड इनवर्स या मोल लीटर मीटर इनवर्स, ठीक है। एक और यूनिट होती है बच्चों यहाँ पे, फटाफट से देखना यहाँ पे, मैं मोल लीटर इनवर्स को किससे रिलेट कर रहा हूँ यहाँ पे? एटीएम से, एटीएम से रिलेट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो एटीएम सेकंड इनवर्स बोलो, या एटीएम, एटीएम मिनट इनवर्स। थोड़ा याद रखना बच्चों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप मोल पर लीटर को, मोल लीटर इनवर्स को आप किससे रिलेट कर दो? आप इसको एटीएम से कंपेयर कर दो, बस, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। आरी बात समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे? कंसंट्रेशन को डिवाइड करते टाइम से, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स, और नीचे सेकंड। तो कोई प्रॉब्लम है नहीं बच्चों, आगे चलो। मैं यहाँ पे दिख रहा है आपको? दिख रहा है बच्चों? कोई प्रॉब्लम है नहीं, समझ में ही बात। चलो रफ कर देते हैं, आगे वाले टॉपिक पे चलते फटाफट से, आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं। इसके बाद बात करूं बच्चों मैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन तो बताए थे, अगर मैं उसकी बात करूं कि फास्ट स्लो, इसमें अब बात आती है रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो दो तरह के हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं, रेट ऑफ रिएक्शन, इसको बच्चों हम दो तरीके से निकालते हैं, टू टाइप्स है इसके, टू टाइप्स है, टू टाइप्स ऐसे। एक टाइप उसका इसका एवरेज, एवरेज, एवरेज रेट, और दूसरा होता है बच्चों इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस को आप ये भी बोल सकती है शॉर्ट टाइम के लिए होता है बच्चों। मुझे किसी शॉर्ट टाइम के लिए निकालना है, बहुत छोटे टाइम के लिए निकालना है, तो उसके लिए क्या यूज करोगे आप? इंस्टेंटेनियस। और एवरेज के लिए कब? ये फॉर लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, कि पूरा टाइम कितना लगा उसके लिए। समझ में बात? निकालने का मेथड जैसे हो तो कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पे। देखो जरा कैसे करेंगे, जैसे मान लो कोई रिएक्शन है यहाँ पे, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, ऐसे कुछ। और इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए देखो 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, ये भी गैस होता है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। और रिएक्शन को लिखने का तरीका क्या होगा बच्चों? लिखने का तरीका कैसे होगा इसको? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज का बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है पहले, फिर उसके बाद इंस्टेंटेनियस का भी डिस्कस करेंगे। कैसे डिस्कस करेंगे यहाँ पे? ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में बच्चों कन्वर्ट होगा, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, रिएक्टेंट का अमाउंट क्या होगा? कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा होगा ना, डिक्रीज हो रहा होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। तो लिखने का तरीका देखो कैसे करेंगे यहाँ पे, हम यूज करेंगे माइनस, माइनस क्यों यूज करें? क्योंकि इसका कंसंट्रेशन टाइम के हिसाब से नीचे आ रहा होगा ना, माइनस यूज करा। और एवरेज को रिप्रेजेंट करेंगे आप कैसे? यहाँ पे डेल से, डेल, और ब्रैकेट लगा रहे हो यहाँ पे N2 अपॉन डेल टी, पहले फिर इक्वल लगाओगे यहाँ पे साइन, 3 स्टिचोमेट्रिक थ्री, इसको आप लिखोगे फिर माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट में यहाँ पे 1/3 डेल H2 अपॉन डेल टी। बोलो कोई दिक्कत? अब प्रोडक्ट की बात, तो प्रोडक्ट के लिए इक्वल साइन बनाओगे, फिर सभी के लिए आपको इक्वल साइन बनाना है। प्रोडक्ट है यहाँ पे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा होगा ना, तो पॉजिटिव लगाया, और 1/2 क्या हो जाएगा यहाँ पे? डेल NH3 अपॉन डेल टी। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका बच्चों एवरेज के लिए दिख रहा है प्रॉपर, कोई प्रॉब्लम हो तो नहीं रही।
दिख रहा है बच्चों, कोई प्रॉब्लम है नहीं। आओ जरा बच्चों इसका बताता हूँ इंस्टेंटेनियस के लिए कैसे करेंगे। जैसे इसी के लिए बताता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे। आप बस कोई कुछ है ही नहीं दिक्कत, बहुत सिंपल है। यहाँ पे माइनस यूज करके देखो, लिखता हूँ पहले N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 ऐसे कुछ। आओ जरा कैसे लिखेंगे इसका रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ये लिखोगे आप, माइनस लगाओगे। माइनस क्यों लगा, क्योंकि रिएक्टेंट की बारी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस। कैसे करोगे, यहाँ पे माइनस लगाया आपने यहाँ पे साइन, बट डी यूज करोगे, डेल की रिप्लेस कर दोगे आप डी से, और यहाँ पे ब्रैकेट बनाओगे N2 अपॉन डी टी, इक्वल करोगे फिर यहाँ पे -1/3 डी H2 अपॉन डी टी, इक्वल करोगे यहाँ पे फिर से 1/2 डी NH3 अपॉन डी टी। आ रही बात समझ में बच्चों, ये है रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका किसका, इंस्टेंटेनियस के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए। आ रही बात समझ में बच्चों, को प्रॉब्लम तो नहीं, इसके क्वेश्चन भी करवाऊंगा बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इसको फटाफट से रफ कर नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, कर रहा हूँ। चलो थोड़ा सा बच्चों ग्राफ भी देखते, जरा ग्राफ कैसे निकालेंगे, फिर मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ इसकी, ठीक है। आओ जरा ग्राफ देखते जरा इसका, रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। अगर बच्चों मैं ग्राफ बनाऊं जरा, यहाँ पे ये टाइम है और ये रेट ऑफ रिएक्शन, बट किसका, कंसंट्रेशन का, कंसन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट का, रेट ऑफ रिएक्शन किसका बच्चों, रिएक्टेंट का। और यहां पे ग्राफ बनाऊं कुछ ऐसा, यहाँ पे ये टाइम है, रेट ऑफ रिएक्शन, बट ये आ जाएगा प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट का। और जरा ध्यान से देखो, मुझे बताओ जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तब इसका कंसंट्रेशन कितना था बच्चों, कितना था बोलो, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कुछ था इसमें, क्योंकि शुरू में तो रिएक्टेंट होगा ना बच्चों, तो ग्राफ कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि रिएक्टेंट का अमाउंट तो कुछ होगा ना बच्चों, कंसंट्रेशन होगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बच्चों, ऐसा होगा यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इनिशियल था यहाँ पे, पर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट का अमाउंट क्या होगा बच्चों, कम होगा, टाइम बढ़ा, रिएक्टेंट का अमाउंट क्या होगा बच्चों, डिक्रीज, कम होती है, ठीक है। और इसका देखिए जरा यहाँ पे, तो इनिशियली क्या था, प्रोडक्ट जीरो था, जब टाइम जीरो था, टाइम जीरो कंसंट्रेशन जीरो, पर जैसे जैसे टाइम आगे होगा तो क्या होगा बोलो, इसका अमाउंट इंक्रीज करेगा कुछ ऐसे। यहाँ पे आ रही बात समझ में, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है इसका अमाउंट इंक्रीज हो रहा है बच्चों। आ रही बात समझ में, ये किसका हुआ, प्रोडक्ट का, ये हुआ रिएक्टेंट का। तो ये दोनों ग्राफ आपको पता होने चाहिए, समझ में बात, ठीक है। चलो आओ कुछ क्वेश्चन करते, समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन करते समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन बच्चों यहां से दे रहा हूं मैं, क्योंकि इस पे है क्वेश्चन सारे, ठीक है। आओ बच्चों, क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्सप्रेस, क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस द एवरेज, द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ, in terms of concentration, concentration of all reactant and products कैसे होगा, ध्यान से देखो, लिखा हुआ है पे 4NH3 की रिएक्शन हो रही है यहाँ पे 5O2, ये भी गैस है, ये भी गैस है, फॉर्म होता है यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड और साथ में वाटर। बैलेंस करने के लिए थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ये 6 है बच्चों, ये गैस है, ये भी क्या है, गैस है। दिख रहा है प्रॉपर, देख लेते हैं एक बार, प्रॉपर दिख रहा है वहाँ पे, दिख रहा है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं एक बार रीड भी कर देता हूँ क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों रेट बताने इसके लिए। आओ जरा फटाफट से बताता हूँ, पहले मुझे एक बार बताओ, इसके लिए एक काम करता हूँ, पहले इंस्टेंटेनियस ही क्या है इसका ना, देखो जरा बच्चों, इसके लिए निकालते सबसे पहले एवरेज रेट। एवरेज रेट कैसे निकालेंगे इसका, एवरेज रेट निकालने का मैंने बताया था ना आपको, हम यूज करेंगे डेल माइनस डेल, यूज क्यों करें, क्योंकि रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हैं 1/4 डेल डेल NH3 अपॉन डेल टी, ऐसे कुछ। फिर लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे -1/5 डेल, -1/5 डेल
ऐसे लिखो 1/4 डेल, ठीक है, माइनस क्या होगा बोलो O2 अपॉन डेल टी, फिर इक्वल लिखोगे, प्रोडक्ट में आगे तो क्या होगा बोलो पॉजिटिव साइन 1/4 डेल NO अपॉन डेल टी, इक्वल लगाओगे फिर यहाँ पे 1/6 चाहिए स्टिचोमेट्री डेल H2 अपॉन डेल टी। हरिवासन में ये तो किसके लिए हो बच्चों, एवरेज रेट के लिए। इंस्टेंटेनियस के लिए क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस के लिए जो होगा बच्चों वो यूज करोगे आप D माइनस डी यूज करा यहाँ पे 1/4 लिखोगे D NH3 अपॉन डी टी, इक्वल करोगे यहाँ पे -1/5 D O2 अपॉन डी टी, फिर इक्वल लिखोगे यहाँ पे 1/4, प्रोडक्ट में क्यों लिखा क्योंकि पॉजिटिव है ना इसलिए पॉजिटिव लिखा प्रोडक्ट के लिए, D NO अपॉन डी टी, इक्वल में करोगे 1/6 D H2 अपॉन डी टी। हरिभाषण में बच्चों प्रॉपर दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम हो तो नहीं रही, दिख रहा है, दिख रहा है बच्चों को प्रॉब्लम है नहीं, तो ये है रेट को रिएक्शन रिप्रेजेंट करने का तरीका, एवरेज और इंस्टेंट दोनों के। समझ में बात। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो फटाफट से बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपको रिएक्शन दे रखा है यहाँ पे, थोड़ा फटाफट लिखते हैं, ये दे रखा है आपको a + 2b, a + 2b gives 3c + 2d। ये दे रखा आपको 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 दे रखा है यहाँ पे जो d का कंसेंट्रेशन है बच्चों, जो d का जो कंसेंट्रेशन दे रखा है वो दे रखा है आपको 0.4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये दे रखा है आपको, ठीक है। आपको जो कैलकुलेट करना बच्चों, जो कैलकुलेट करना वो लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट यहाँ पे, कैलकुलेट करना आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का मतलब ये कम हो रहा होगा ना, इसको डिसअपीयरेंस नाम दे दिया इसने यहाँ पे, ए एंड बी, और दूसरा आपको फाइंड करना बच्चों रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस आ जाएगा इसमें सी, ठीक है, सी फाइंड करना आपको, ठीक है। हरी बात समझ बच्चों, तो फटाफट से नोट करो इसको, और हो सके तो अपने आप ट्राई करो बच्चों, ठीक है। वैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, पॉज करके आप इसको ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है। आओ जरा ध्यान से कैसे करोगे इसको, मुझे फटाफट से देखो, इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का पहले तरीका देखो यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको कुछ ना बोला होगा तो आप एवरेज ही फाइंड करोगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ पे लिखने का तरीका देखो, यहाँ पे क्या होता है, पे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते थे अभी बताया था मैंने। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का जो तरीका होता है यहाँ पे यूज करोगे आप माइनस डेल डी, डी डेल यूज करो, डेल ए अपॉन डेल टी, इक्वल में 1/2 डेल बी अपॉन डेल टी, फिर 1/3 डेल सी अपॉन डेल टी, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 डेल डी अपॉन डेल टी। तो आई होप, मुझे लगता नहीं कि आपको प्रॉब्लम हुई होगी। आओ फटाफट से देखते, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मुझे ए और बी निकालना, पहले सबसे पहले बच्चों डी का ही देखते हैं, मुझे बताओ डी का निकालना, मुझे डी का क्या यहाँ पे, डी का जो दे रखा है, डी का जो दे रखा बच्चों 1/2 डेल डी अपॉन डेल टी, ऐसे कुछ, बट इसने तो कंसेंट्रेशन जो डी का ही सिर्फ, वो डी का कंसेंट्रेशन कितना बच्चों 0.4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये है ना सिर्फ इतना डी का, बट डी का है कितना, हाफ है उसका, रखो वैल्यू रखो जरा फटाफट से 0.4, इसकी पूरी की यूनिट रख रहा हूँ बच्चों 0.4, ठीक है, और है कितना है, हाफ है ना उसका, तो उसको हाफ से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा बच्चों 0.2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। समझ में बच्चों, बोलो कोई दिक्कत। इनिशियली डी का कंसंट्रेशन 0.4 था, बट हमें तो इसके हिसाब से निकालना, तो ये कितना है, हाफ है ना बच्चों, तो कितना हो जाएगा 0.2, बोलो कोई दिक्कत। दूसरा देखो हमें किसका निकालना है, पे हमें निकालना रेट ऑफ अपीयरेंस, अब निकालना है रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना हमें ए का, पहले ए का निकालते, तो ए को लिखने का तरीका क्या था, फटाफट से देखो यहाँ पे माइनस डेल ए अपॉन डेल टी, किसके इक्वल कर दोगे यहाँ पे, जो हमें पता है यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे डी के इक्वल, और डी है कितना हमारा, जो डी है वो है, ये डी है हमारा, कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे 1/2 डेल डी अपॉन डी टी, ऐसे कुछ, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे माइनस डेल ए अपॉन डेल टी, मुझे फटाफट से पता है, इसको पूरा सॉल्व करके हमारा कितना है 0.2 है, तो इस पूरे की वैल्यू भी कितनी होगी 0.2 होगी बच्चों, आई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, किसकी यूनिट है, ए की, बोलो कोई दिक्कत। आओ सेकंड निकालते हैं, हमें सेकंड निकालना बच्चों, सेकंड किसका निकालना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बी का,
रेट ऑफ डिस अपीयरेंस बी का निकालना। कैसे निकालेंगे देखो फटाफट से, वही देखो मेथड यूज करेंगे। बी का निकालने के लिए बताया था -1/2 डेल बी अपॉन डेल टी। किसके इक्वल कर दोगे आप, जो पता में एक एक उसके डी के इक्वल करना। डी की वैल्यू कितनी थी, हाफ डेल डी अपॉन डेल टी। कोई दिक्कत है यहाँ पे, फटाफट से देखो, मुझे डेल बी अपॉन डेल टी निकालना बच्चों। और इस पूरे की वैल्यू भी मैंने बताया था कितनी, 0.2 वाली, और ये उससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा। 0.2 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 0.4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये किसका है बच्चों, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बी का है। बोलो कोई दिक्कत इसमें, पक्का। आओ थर्ड देखो, यहाँ पे हमें बताना रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस सी का निकालना। कैसे निकालेंगे फटाफट से, रेट ऑफ अपीयरेंस सी का यहाँ पे है 1/3 डेल सी अपॉन डेल टी। किसके इक्वल कर दोगे आप, डी के इक्वल, 1/2 डेल डी अपॉन डी टी। ऐसे कुछ इस पूरे की वैल्यू सॉल्व करके कितने थी, 0.2 आई थी। तो मुझे फटाफट से बताओ जरा, यहाँ पे 1/3 डेल सी अपॉन डेल टी कितने, इसको वर्ड सॉल्व करें, 0.2 आई। तो हमें डेल सी अपॉन डेल टी कितना आ जाएगा बच्चों, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 0.6 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, कैसा लगा क्वेश्चन बताओ बच्चों, समझ में आया, आया समझ में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पक्का। चलो आगे, कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे और बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो। ठीक है, आ रही बात समझ में, पक्का। आगे चलो, चलो आगे चलते हैं। तो आपको बच्चों मैंने जो भी सिखाया है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करते हैं, एवरेज हो चाहे इंस्टेंटेनियस हो, और एक न्यूमेरिकल भी करवाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब बच्चों जरा मैं अगर एक टॉपिक देखते हैं, हम रेट ऑफ रिएक्शन को फैक्टर क्या अफेक्टेड कर सकते हैं। देखो जरा यहाँ पे अगर टॉपिक डालो, यहाँ पे फैक्टर, फैक्टर्स अफेक्ट नहीं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्टेड कर सकते हैं बच्चों, तो इसके मेनली 5 फैक्टर्स हैं बच्चों। कितने फैक्टर्स हैं, 5 फैक्टर, वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करूं बच्चों यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपने कितना अमाउंट डाला है, अगर ज्यादा अमाउंट डाला है तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, कम डाला तो कम, क्योंकि बेसिकली आप जितना ज्यादा डालोगे उतना कोलिजन होगा उसमें मॉलिक्यूल्स में, उतनी जल्दी प्रोडक्ट बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा आपका, ज्यादा हो जाएगा। कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, सेकंड आता है बच्चों इसमें नेचर ऑफ कंसंट्रेशन, नेचर ऑफ रिएक्टेंट बोलो, चलो नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट की बात करो बच्चों, इसमें दो चीजें आती है, एक आयनिक कंपाउंड और एक कोवेलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की बात करूं बच्चों तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है इसका कंपेयर टू द कोवेलेंट ज्यादा होता है, क्योंकि रिएक्शन बहुत जल्दी फास्ट होती है, क्योंकि एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, थर्ड बात करूं बच्चों, इसमें आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होता है। धन्यवाद बात। फोर्थ, फोर्थ आता है बच्चों इसमें कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट जो होता है बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्टेड करता है, समझ में बात। तो कंसंट्रेशन, नेचर ऑफ रिएक्टेंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, कैटलिस्ट हो गया, और क्या हो सकता है बच्चों, कंसंट्रेशन होगा, नेचर ऑफ, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, मेनली तो यही है चार यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज है बच्चों। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये आपने कैसा अमाउंट डाला अपन, नेचर ऑफ रिएक्टेंट होगा, आयनिक और कोवेलेंट, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट भी क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्टेड करता है। कैटलिस्ट क्या करता है, ये डिक्रीज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये बेसिकली मान लो कोई रिएक्शन के लिए एनर्जी जो चाहिए होगी वो 10 जूल मान लो किसी, तो ये क्या करता है कैटलिस्ट, उसकी एनर्जी को कम करके 5 जूल में ला देगा, ताकि प्रोडक्ट जल्दी बनने के चांसेस आपके ज्यादा हो जाए। समझ में बात बच्चों, तो फैक्टर जो अफेक्टेड करते हैं मेनली यही है यहाँ पे। ठीक है, आरी बात समझ में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया, नेचर ऑफ रिएक्टेंट हो गया, ठीक है, और टेम्परेचर और कैटलिस्ट। ठीक है, आरी बात समझ में, तो ये चीज है। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पे रफ कर दो। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब बात करूं बच्चों इसमें
अब बात करूँ इसमें, ये हमने डिस्कस कर लिया रेट ऑफ रिएक्शन को जो फैक्टर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें जो आता है इसका टॉपिक, इसमें आता है आपका टॉपिक कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बाद जो आएगा ऑर्डर। बात करें, चलो बात करता हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या एक टॉपिक देखते हैं यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है बच्चों कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। जरा ध्यान से देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला है। इसके लिए हम दो चीजें पढ़ते हैं बच्चों, इसके लिए दो चीज क्या पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं बच्चों लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बताऊं क्या। और दूसरा आता है बच्चों इसमें रेट लॉ। क्या आता है, रेट लॉ। आओ जरा ध्यान से देखो, जरा लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है तुम्हें में समझ में आ जाएगा। मान लो कोई A प्लस बी गिव्स क्या बना C। इस रिएक्शन में अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जो रिएक्टेंट है वो कितने, दो, और प्रोडक्ट कितना बना, एक। तो इसका अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो इसका रेट जो होगा ना बच्चों एक्टिव मास के हिसाब से, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है इसका कंसंट्रेशन। ये कहता है यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन और इन दोनों का कंसंट्रेशन। बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन, आपने कैसा रिएक्टेंट डाला वैसे तो प्रोडक्ट बनेगा, तो अलग थोड़ा ना बनता कुछ। तो ये बोलता है कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन लिखोगे वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करना चाहिए बच्चों, ठीक है। कंसंट्रेशन पे चाहे वो 4 हो चाहे 5 हो, जितने भी आप उसको ऐड कर दो बस, सिंपल से। इसी प्रोपोर्शनलिटी साइन को सॉल्व करते तो कांस्टेंट यूज करते हैं, हम बोलते हैं के, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे बी, ऐसे कुछ आ रही बात समझ। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन है, ठीक है, आ रही बात समझ, ठीक है। बट अगर मैं रेट लॉ की बात, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये भी वही चीज है, समझाता हूँ कैसे, फिर बताता हूँ इन दोनों में डिफरेंस क्या हो। बी गिव्स सी, इसको लिखने का भी तरीका वही होता है बच्चों, रेट इक्वल टू के ए और ये बी, ऐसे कुछ। अब तुम बोलोगे बच्चे जब दोनों सेम है तो फिर ये पढ़ा क्यों अलग अलग, अपने आपसे डाउट है, कोई प्रॉब्लम है कि ऐसा अलग अलग क्यों पढ़ा रहे हो, उसका रीजन बता दो बच्चों। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि कोई भी रिएक्शन है ना वो रिएक्टेंट पे ही डिपेंड करता है, जितने भी आपने रिएक्टेंट डाले। बट ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। लॉ ऑफ मास एक्शन जो होता है ये कहता है यहाँ पे, जो जो डिपेंडेंट हो, मतलब रिएक्शन जिस पे डिपेंडेंट हो उसी पे तो होना चाहिए। बेसिकली ये जो होता है यहाँ पे रेट ऑफ लॉ होता है जो, ये एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है बच्चों, क्या है, एक्सपेरिमेंटल है, जबकि ये कैसा थ्योरेटिकल है। ये बोलता है यहाँ पे इस कंसंट्रेशन पे डिपेंड करना चाहिए। आरी बात समझ में, बताता हूँ जैसे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगर बोलूँ आपको बच्चों यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल बोलते हैं, जैसे देखो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे NO। इसका एग्जाम्पल बताता हूँ बच्चों, जरा ध्यान से देखो, इसका एग्जाम्पल बताता हूँ कि सब समझ में आएगा आपको लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहना चाह रहा हूँ। इसका एग्जाम्पल बताता हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका। इसका एग्जाम्पल देखो बच्चों, जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, जैसे इसका एग्जाम्पल देखो बच्चों, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे N2O5, जरा ध्यान से देखना बच्चों, N2O5 गैस कन्वर्ट करता है यहाँ पे NO2 प्लस O2, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है आपको गैस, ये यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे 4, ये भी गैस है, और यहाँ पे 2। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो रेट होगा बच्चों, रेट इक्वल टू के N2O5, इसकी पावर को यहाँ पे 2 कर दो, ऐसा कुछ होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता बच्चों, इसकी पावर 1 होती है। तो वही तो कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो ऐसा नहीं कि जितना रिएक्टेंट उसी पे डिपेंड करे, उतना नहीं दिखते यहाँ पे 2 रहा, बट एक्चुअली अगर इसका डाटा एक्सपेरिमेंटली देखते जाओ तो इतना डिपेंड नहीं करता। इसका रेट जो लिखते हैं बच्चों, वो लिखते हैं रेट इक्वल टू के, सिर्फ N2O4, सिर्फ इतने पे डिपेंड करता है। समझ में बात। तो इस पे डिफरेंस क्या हुआ, लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करूं, लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है यहाँ पे जो रेट होगा वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करना चाहिए, जितने भी कंसंट्रेशन। बट रेट लॉ जो कहता है यहाँ पे, ये कहता है यहाँ पे कि जो डिपेंडेंट करेगा रिएक्शन पे हम उसी को ही लिखेंगे, ऐसा नहीं किसी को भी लिख दे। समझ में बात, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। इसी से हम बच्चों ऑर्डर निकालते हैं, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हमारा टॉपिक आ जाएगा बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो जरा कैसे बता रहा हूं। मान लो कोई A प्लस बी गिव्स क्या बना C, तो इसका रेट कैसे निकालोगे आप, तो रेट कैसे निकालोगे, आप लिखोगे K इसकी पावर A और इसकी पावर B, इन दोनों को सम कर दो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का निकालने का तरीका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का जो तरीका होगा बच्चों वो होगा यहाँ पे आप इसकी पावर को ऐड कर दो A प्लस बी। समझ में बात, कोई दिक्कत इसमें, पक्का, ठीक है। और जरा ध्यान से देखो, जरा कुछ क्वेश्चन करवा दो तब समझ में आएगा बच्चों क्या कहना चाह रहा हूँ।
इसका क्वेश्चन करवाता हूँ, क्वेश्चन से ज्यादा क्लैरिटी होगी आपको क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। आओ जरा क्वेश्चन करते जरा यहाँ पे। मान लो कोई रिएक्शन दे रखी है आपको, ये दे रखी है यहाँ पे A+2B गिव्स C। आपको इसका रिएक्शन लिखाना है बच्चों, ठीक है। आओ जरा कैसे निकालेंगे इसका रिएक्शन। और दूसरा यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे 2B गिव्स, ठीक है। इसका जो रेट दे रखा है बच्चों, रेट दे रखा है यहाँ पे K, यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे A की पावर 1/2 और B दे रखा है आपको 3/2। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर आप लॉ ऑफ मास एक्शन से करते हैं यहाँ पे, तो इसकी पावर 1 करते, इसकी 2 पावर क्या करते बोलो, 2 करते, मतलब थर्ड ऑर्डर की होती है। बट ऐसा नहीं है एक्चुअली, इसका रेट ये कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पावर को ऐड करोगे, आप लिखोगे यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा, ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा बच्चों, ये ए है, ए की वैल्यू कितनी है 1/2 और बी की वैल्यू कितनी 3/2। तो ए प्लस बी बताया था ना मैंने अभी, तो 1/2 प्लस 3/2। सॉल्व करो, एलसीएम 2 लूँ मैं इसका, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे कितना, 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1, 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 और 3, तो ये आ गया 4/2। सॉल्व करके आओगे 2, इसको हम बोलेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। आ रही बात समझ में बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। स्टार्ट करें आगे, पक्का दिख रहा है आपको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ठीक है। चलो कोई प्रॉब्लम है नहीं बच्चों, चलो आगे चलते हैं। अब बात करूं बच्चों, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, रेट कांस्टेंट। क्या होता है रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट बताता हूं क्या। जैसे मैंने अभी तुम्हें बोला रेट इक्वल टू क्या बोला, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है के, और ये ए, तो इस ए को बोलते हैं हम बच्चों रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। इसको क्या बोलोगे, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। आओ जरा फटाफट से इसकी यूनिट निकालते हैं बच्चों। मुझे बताओ के लिखूंगा तो के क्या होगा, रेट को डिवाइड किससे कर दोगे आप, कंसंट्रेशन से। की कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। रेट की यूनिट मैंने अभी आपको बताई थी क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स से मोल लीटर इनवर्स कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास यूनिट क्या आई, सेकंड इनवर्स। किसकी यूनिट आई, इस के की, समझ में बात। और एक जर्नल फॉर्मूला भी होता है बच्चों इसका, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, मोल 1 माइनस एन लीटर एन माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो याद रखना बच्चों, हम इसी से किसी का भी ऑर्डिनेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं, समझ में बात। आओ जरा फटाफट से बता दो जैसे फॉर्मूले से कैसे पुट करोगे, बताओ यहाँ पे मोल 1 माइनस एन लीटर एन माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। मान लो एन की वैल्यू बच्चों 0 है, एन की वैल्यू क्या है 0, पुट करो जरा एन की वैल्यू 0 इसमें, मोल 1 माइनस 0 लीटर 0 माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। ऐसे कुछ क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट मोल आ जाएगी। यहाँ पे कितने होगी, लीटर इनवर्स, और यहाँ पे क्या आएगी, सेकंड इनवर्स। कुछ ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। मान लो एन की वैल्यू कितनी बच्चों, एन की वैल्यू पुट करी मैंने यहाँ पे 1 तो पुट कर दी, कोई दिक्कत नहीं, 2 पुट करके देखते हैं एन की वैल्यू, 2 पुट करके देखते हैं। 2 पुट करके देखोगे तो क्या होगा, मोल 1 माइनस 2 लीटर 2 माइनस 1 और सेकंड इनवर्स। क्या आ जाएगी बोलो बच्चों, मोल माइनस 1 लीटर और सेकंड इनवर्स। ये आ गई इसकी सेकंड ऑर्डर की, समझ में बात। तो ये बच्चों जो होती है ये किसकी ऑर्डर हुई, यहाँ पे एन की वैल्यू फर्स्ट है तो ये फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट होगी, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर बताऊंगा भी जो बेसिकली इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करे। ये किसके लिए होगी, ये होती है जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू ये हो जाएगी के की वैल्यू, और ये होती है बच्चों सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। तो लगता नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम प्रॉपर दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम है नहीं बच्चों, ठीक है। आ रही बात समझ में, चलो आगे चलते फटाफट से, ठीक है। नोट करते रहना बच्चों इसको, ठीक है। ठीक है, तो ये निकाला है मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करते, समझ में आई बात बच्चों। अब जरा मैं एक चीज बता दो बच्चों, थोड़ा सा डिफरेंस बता दो जरा। एक हमारे पास दो चीज आ गई, रेट ऑफ रिएक्शन आया, रेट ऑफ रिएक्शन है, एग्जाम में पूछता है यहाँ पे कई दो बार। एक होता है रेट कांस्टेंट, इसका दूसरा नेम भी होता है बच्चों स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक रेट, रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, रेट, ठीक है। तो बेसिकली मैंने अभी बताया था रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है बच्चों वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो। तो आप क्या बोलोगे फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले, डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या बोलोगे आप प्रोडक्ट,
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों पे डिपेंड करता है, बताया था ना, माइनस लगाते हैं रिएक्टेंट के लिए, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव लगाते हैं, बट ये डू नॉट डिपेंड ऑन द, क्योंकि कांस्टेंट है ना भाई, डू नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बोलो आप या प्रोडक्ट बोलो, आ रही बात समझ में। तो किस पे डिपेंड करता है यहाँ पे, तो डिपेंड ओनली टेम्परेचर, डिपेंड ओनली टेम्परेचर, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है बच्चों, समझ में बात। इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट की बात करूं तो यूनिट मैंने आपको भी बताई थी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स बोलोगे, या मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स बोलोगे और करके, या तीसरी ये बताई थी यहाँ पे एटीएम, एटीएम मिनट इनवर्स बोलोगे, या एटीएम सेकंड इनवर्स। ये सारी यूनिट होती है बच्चों, याद रखना रेट ऑफ रिएक्शन की। बट इसकी यूनिट के लिए एक जनरल फॉर्मूला बताया था यहाँ पे, मोल 1 माइनस एन लीटर n माइनस 1 और सेकंड इनवर्स। ये हुई बच्चों रेट कांस्टेंट की यूनिट। समझ में ये बात बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे, पक्का दिख रहा है यहाँ पे, पक्का दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम है नहीं बच्चों। रफ कर देता हूँ इसको, चलो आओ जरा यहाँ पे नोट करते रहना बच्चों, ठीक है, सारी बातें हम कवर कर रहे हैं इस पे। चलो अब बात करता हूँ बच्चों, इसमें मैंने आपको अभी बताया था ना रेट लॉ जो होता है एक्सपेरिमेंटल होता है, क्यों बताया था रेट लॉ, आओ जरा बताता हूँ, जरा फटाफट से देखो यहाँ पे। रेट लॉ की बात बच्ची करी थी ना मैंने यहाँ पे, रेट लॉ, तो रेट लॉ जो होता है एक्सपेरिमेंटल डाटा है, एक्सपेरिमेंटल डाटा है बच्चों। अलग अलग रेट लॉ होते हैं, जीरो ऑर्डर के लिए अलग होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग होता है, सेकंड ऑर्डर के लिए अलग होता है, थर्ड ऑर्डर के लिए अलग होता है, ठीक है। अरे बस एक करके डिस्कस कर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर, पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर समझ लेते, बोलते किसको, मान लो कोई रिएक्टेंट ए की है और उससे बना बी, तो जो रिएक्शन है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, सिर्फ एक ही के रिएक्टेंट पे, रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन सिर्फ एक ही होना चाहिए, उस पर डिपेंड करे, उसको बोलते फर्स्ट ऑर्डर। जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूं तो मैं यहाँ पे डिकम्पोजिशन ऑफ इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, जरा ध्यान से देखो जरा पे C2H5Cl, इथाइल क्लोराइड इसको बोलते हैं। इसका डिकम्पोजिशन जब करते हैं बच्चों, एक H के साथ Cl बाहर करो, यहाँ पे कितना H बचे इसके पास, 4, तो C2H4 बन जाएगा, इथीन बन के आ गया बच्चों, समझ में बात, HCl। तो इसका जब रेट लिखते तो हम लिखते रेट इक्वल टू लिखेंगे K और यहाँ ब्रैकेट के अंदर कर देंगे C2H5Cl, समझ में बात। इसकी यूनिट निकालने के लिए अगर मैं बात करूं बच्चों, इसकी यूनिट कैसे निकालते थे, मैंने बोला एन की वैल्यू क्या पुट करोगे, 1, इस फॉर्मूले में मोल 1 माइनस एन लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, इसमें पुट करते जरा एन की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, बोलो ये जीरो, यहाँ पे पुट करूंगा ये भी जीरो, तो बच्चा क्या अपना सेकंड, तो यूनिट जो हो जाएगी बच्चा वो होगी सेकंड इनवर्स, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं फटाफट से, डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फ्यूरल क्लोराइड, सल्फ्यूरल क्लोराइड, आओ जरा यहाँ पे SO2Cl2 सल्फ्यूरल क्लोराइड, इसका जब डिकम्पोजिशन करते तो बनता है एक SO2 और दूसरा सल्फर डाइऑक्स, क्लोरीन गैस बनेगी बच्चों, ठीक है, सल्फ्यूरल क्लोराइड की। इसका तो रेट होगा तो बोलोगे आप K इक्वल SO2Cl2 सल्फ्यूरल क्लोराइड, हरी बात समझ में बच्चों, ये हुआ। और देख लो, और मैं अगर एग्जांपल की बात करूं, और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, आपके जो बुक में है एग्जांपल बता देता हूं एक एक करके, ताकि कोई दिक्कत हो ना, तो सारी एग्जांपल लिख दो जो आपके बुक्स में है, ठीक है, जो बुक्स के एग्जांपल वो लिखता हूँ बच्चों। देखो जैसे बात करो यहाँ पे डिकम्पोजिशन, इसको पहले रफ कर दो, इसको रफ कर देने को दिक्कत तो नहीं, दिख रहा है प्रॉपर से, दिख रहा है, दिख रहा है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के, फर्स्ट ऑर्डर की बात करूँ बच्चों, ठीक है, लिखते भी रहना आप, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के। और देखो जरा क्या हो सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर का, जैसे बच्चों यहाँ पे होगा डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, कैसे करोगे, H2O2 को डिकम्पोज करो, किसमें ब्रेक करता है H2O और साथ में हाफ O2, तो इसका रेट जो लिखते हैं बच्चों KH2O2, इतनी बात समझ में। और देखो जरा क्या होगा यहाँ पे डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5 को डिकम्पोज करो, ये बनता है NO2 और साथ में O2 बच्चों। बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे यहाँ पे, हाफ कर देंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, तो इसका रेट जो होगा
N2O5। तो ये याद रखना बच्चों, सारी एग्जांपल मैं ले रही हूँ आपकी बुक में, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आ रही, मैं जितने भी फर्स्ट ऑर्डर के एग्जांपल डिस्कस, सब में डिकम्पोजिशन याद है, ठीक है। तो इसका मतलब एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जितने भी डिकम्पोजिशन, मैक्सिमम जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर की होती है। और रेडियो एक्टिविटी वाली भी रिएक्शन क्या होती है बोलो, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी और डिकम्पोजिशन हुआ ना, तो वो भी क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर की। मैं बात बोलो, कोई दिक्कत, इसको रफ कर दूं, चलो फटाफट से चलते हैं आगे। फिर जीरो ऑर्डर की फिर बात करते हैं, फिर सेकंड ऑर्डर की बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों सेकंड ऑर्डर की। सेकंड ऑर्डर में क्या क्या आता है आपका, सेकंड ऑर्डर की बात करूं तो सेकंड ऑर्डर में क्या हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ए प्लस बी गिव्स क्या, सी। तो इसका जो रेट होगा बच्चों वो डिपेंड करेगा दोनों के रेट्स पे, ए और बी दोनों पे डिपेंड करेगा। एग्जांपल बता दो तब समझ में आएगी क्लैरिटी क्या कहना चाह रहा हूं मैं। एग्जांपल बता दो बच्चों, एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल की बात करूं यहाँ पे, सेकंड ऑर्डर की एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे बोलो 2NO2, इसको जब आप हिट करते हो यहाँ पे तो बनता है आपका 2NO साथ में O2। आपको ये याद रखने की जरूरत है नहीं बच्चों, कोई दिक्कत, पर बता रहा हूँ, 2 2 जा 4, 2 और 2 बैलेंस है। तो इसका जो रेट होगा वो क्या होगा बच्चों, के NO2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2। धन्यवाद। सेकंड ऑर्डर और एग्जांपल देखो जरा यहाँ पे, और बोलो यहाँ पे रिएक्शन H2 प्लस I2, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। कैसे करोगे, इसका रेट इक्वल टू करोगे के H2 और यहाँ पे I2, इसकी पावर 1 1 सेकंड ऑर्डर की हो जाएगी, बोलो कोई दिक्कत। थर्ड ऑर्डर की बात, थर्ड बात करो यहाँ पे अल्कलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। चलो ध्यान से देखो बच्चों, क्या करने वाले इंपॉर्टेंट है कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस जो होती है शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होने वाली, जो आगे बताने वालों। अल्कलाइन की बात करो, देखो जरा फटाफट से, CH3 COO CH3। अल्कलाइन की बात करूं, बेस मिला है यहाँ पे NaOH। जरा ध्यान से देखो बच्चों क्या होने वाला है, CH3 COO के साथ, तो एक H के साथ तो मैं एसिड बाहर कर देता हूँ, CH3 COOH। ये CH3 COO के साथ एक H बाहर कर दे, क्या बचा हमारे पास CH3, और एक क्या बचा, एक बचेगा हमारा CH3 और एक बच जाएगा ONA। तो एक बचेगा हमारे पास CH3 O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ऐसे कुछ। CH3CO के साथ एक H बाहर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, CH3ON, ठीक है। तो ये बन जाएगा बोलो, एक एसिटिक एसिड बन जाएगा हमारा, और एक बन जाएगा सोडियम मिथॉक्साइड, मिथॉक्साइड। तो इसका जो रेट होगा बच्चों, आप रेट कैसे लिखोगे, के इक्वल लिखोगे यहाँ पे CH3 COO CH3 और ब्रैकेट में फिर लिखोगे NaOH। दोनों पे डिपेंड करता है बच्चों, मिथाइल इथेनोएट पे भी डिपेंड करता है, इसका नाम एस्टर है मिथाइल इथेनोएट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों पे डिपेंड करता है किसका, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस का। तो ये कौन सा बच्चा, सेकंड ऑर्डर। और सेकंड ऑर्डर के मैंने तुम्हें अभी बताया हुआ था, इसका यूनिट कैसे निकालते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करो जरा, किसमें, मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। 2 करो यहाँ पुट करा, मोल क्या होगा 1 माइनस 2 लीटर 2 माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। तो यूनिट होगी इसकी मोल माइनस 1 लीटर 1 और सेकेंड इनवर्स, ऐसे कुछ, बोलो बच्चों। तो ये हुई सेकंड ऑर्डर की, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। चलो आगे, चलो आगे चलते हैं। दिख रहा है प्रॉपर, प्रॉपर दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। आओ जरा थर्ड ऑर्डर की बात करते हैं, थर्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, फिर जीरो ऑर्डर भी बताऊंगा बच्चों। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर की बात करो क्या हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल A प्लस बी गिव C, से क्या बना D। मतलब इसका जो रिएक्शन है, जो D बनने का जो प्रोडक्ट होगा वो तीनों पे डिपेंड करना चाहिए बच्चों। कैसे, जैसे रेट लिखूं मैं यहाँ पे K, यहाँ पे लिखूं A, यहाँ पे लिखूं B, यहाँ पे लिखूं C। आ रही बात समझ में, बोलो कोई दिक्कत। और पहले यूनिट निकालते, तो यूनिट निकालने का फॉर्मूला बताया था, मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। n की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, कितना 3 पुट करो, 3 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, मोल 1 माइनस 3 लीटर 3 माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। तो क्या हो जाएगा, मोल माइनस 2 लीटर का स्क्वायर और सेकेंड इनवर्स। किसकी यूनिट हुई, थर्ड ऑर्डर की। और इसके एग्जांपल की बात, तो एग्जांपल देख लो बच्चों, कोई इंपॉर्टेंट है नहीं कि आपको करने, पर मैं बता रहा हूँ फिर भी आपको, ठीक है। थर्ड ऑर्डर की बात, थर्ड ऑर्डर के एग्जांपल जैसे हो जाएगा यहाँ पे 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं बच्चों इसको, O2 गिव्स क्या बना, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसको बैलेंस करने के लिए 2 कर देंगे, तो इसका रेट जो होगा वो होगा K NO की पावर 2 और O2 की पावर 1। 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। आप इसका A प्लस बी लिखोगे तो ये कितना क्या होगा, बोलो बच्चों, A,
तो इसको क्या बोलोगे, बी। तो ये कितने ऑर्डर की होगी, थर्ड ऑर्डर की होगी। और देखो जैसे एग्जांपल की बात करें यहाँ पे 2NO प्लस Br2 गिव्स क्या होगा यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे NO 2NOBr। तो इसका रेट कैसे लिखते हैं, यहाँ पे रेट इक्वल टू लिखोगे के, यहाँ पे NO की पावर 2 और यहाँ पे Br2। हमें बात बच्चों, ये थर्ड ऑर्डर के एग्जांपल होते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब लास्ट हमारा जो बचता है वो बचता है बच्चों जीरो ऑर्डर का। क्या बचता है, जीरो ऑर्डर का। फटाफट से देखेंगे यहाँ पे जीरो ऑर्डर का। देखो जरा जीरो ऑर्डर किसको बोलेंगे, जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर में बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों याद रखना, जीरो ऑर्डर का मतलब मान लो ए से कोई बना बी, तो इसका जो रेट बोलोगे आप वो बोलोगे के और ए की पावर कर दोगे जीरो। वो ए पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, दिखा आपको क्या रहा है यहाँ पे, ए से बी बना बट ये ए पे डिपेंड ही नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल बता दो बहुत अच्छे से, ये H2 प्लस Cl2 की रिएक्शन कराओ, गिव्स लाइट के प्रेजेंस में H में और वाटर के ऊपर होती है, यहाँ पे बनता है HCl2 मोल। तो इसका जो रेट बोलोगे आप कुछ ऐसा बोलोगे, लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से क्या होना चाहिए, के यहाँ पे H2 यहाँ पे Cl2 ऐसे होना चाहिए, बट ये गलत हो जाएगा बच्चों। ये क्या हो जाएगा, गलत। ये दोनों पे डिपेंड करता ही नहीं, ना इस पे डिपेंड करेगा ना इस पे डिपेंड करेगा। डू नॉट डिपेंड ऑन, डू नॉट डिपेंड। तो ये डिपेंड किस पे करा, सिर्फ लाइट पे डिपेंड करता है। समझ में बात। दूसरा देखो यहाँ पे, दूसरा होता है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का डिकम्पोजिशन करो किसके उसमें, प्लेटिनम और गोल्ड के उसमें। ये रहा अमोनिया, अमोनिया का डिकम्पोजिशन करते हैं प्लेटिनम लो या गोल्ड, बनता है N2 प्लस 3H2। बैलेंस करने के लिए मैं इसके आगे 2 कर दूं, नाइट्रोजन 2 था, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। तो इसका भी रेट जो बोलोगे आप बोलोगे के और NH3 की पावर कितनी कर दोगे यहाँ पे, जीरो। यहाँ पे भी जीरो जीरो कर दोगे बच्चों, जीरो ऑर्डर के लिए, क्योंकि उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा अमोनिया, किस पे डिपेंड करा, प्लेटिनम और गोल्ड पे। आदि भाषण में प्रॉपर दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ये जीरो ऑर्डर की हुई बच्चों, समझ में ये बात। हमने सभी चीजें डिस्कस करी, जीरो ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर। इसका जरा यूनिट निकालते हैं बच्चों। यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, रेट इक्वल टू करेंगे यहाँ पे के और ए की पावर जीरो। ए की पावर जीरो का मतलब क्या, 1। तो मतलब रेट की जो यूनिट होगी बच्चों वो किसकी इक्वल होगी, रेट कांस्टेंट की इक्वल। अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये, जो इसकी जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वल होगी। ठीक है, मतलब रेट ऑफ जो रिएक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा, रेट कांस्टेंट के इक्वल होगा। समझ में बात बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ पे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, आरी बात समझ में। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद ये सब करने के बाद बच्चों एक लास्ट बचता है आपका जरा टॉपिक फर्स्ट पार्ट का, वो बचता है आपका स्यूडो फर्स्ट मॉलिक्यूलर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो एक फ्रैक्शन में भी होता है बच्चों। फ्रैक्शन में एग्जांपल ले तो फ्रैक्शन में कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ आपको, एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन की बात करूँ कैसे। जैसे अगर मान लो मैं अगर आपको ये बोलूँ इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, क्या होना चाहिए, देखो इसका रेट ऑफ रिएक्शन अगर निकालना है, जैसे देखो यहाँ पे, देखो जैसे CH3 CH इथेनॉल, एस्टल्डिहाइड बोलते हैं इसको, इथेनॉल, जिससे जो बनता है मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। आपके हिसाब से ये होना चाहिए यहाँ पे रेट इक्वल टू के और यहाँ पे CH3 CH3 CH, यही होना चाहिए ऐसे कुछ, बट ऐसा नहीं होता बच्चों। इसकी पावर 1 करके इस पे डिपेंड करना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। इसका जो रेट होता है वो होता है यहाँ पे 3/2। इसलिए बोल रहा था रेट लॉ जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, जब देखा गया यहाँ पे पूरा इस पे डिपेंड नहीं करता। इसका जो होता है फ्रैक्शन में होता है 3/2। इसको सॉल्व करोगे 1.5 आ जाएगा। मतलब क्या देखने को मिला आपको, फ्रैक्शन में। बोलने का मतलब मेरा मोटा मोटा ये है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो आपका जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, और 1 to 3 भी हो सकता है। ऑर्डर इवन दोनों हो सकता है, ऑर्डर बोलो आप चाहे चाहे इवन बोलो। हमारी बात समझ में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक बच्चा, वो बच्चों डिस्कस करता हूं मैं यहाँ पे, उसको बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों लास्ट टॉपिक, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बताता हूँ क्या स्यूडो फर्स्ट, नाम से पर स्यूडो मतलब होता है फॉल्स। स्यूडो मतलब क्या हुआ, फॉल्स। बताता हूँ कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, बताता हूँ बच्चों, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर कैसे, देखो जरा फटाफट से, C12H22O11 ऐसे कुछ शुगर, इसको हाइड्रोलिसिस करोगे आप H2O के साथ, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे दो प्रोडक्ट बन के आता है बच्चों। एक को बोलते हैं ग्लूकोज C6H12O6
और दूसरा बन के आता फ्रक्टोज C6H12O6। एक बन के आता ग्लूकोज और एक बन के आता है फ्रक्टोज बच्चों। तो इसका रेट क्या होना चाहिए बच्चों? रेट जो आता है वो होता है के लिखोगे पहले आप यहाँ पे रेट कांस्टेंट के, और यहाँ पे लिख दोगे C12H22O11। इस पे डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि ये क्या होता है बच्चों काफी ज्यादा एक्सेस पे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। देख हमें क्या रहा है यहाँ पे दो, मतलब मॉलिक्यूलैरिटी जो होगी इसकी दो होगी, बायोमॉलिक्यूलर, बट होता क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या होती है बच्चों? ये होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी बच्चों, समझ में बात? और देखो जैसे एग्जांपल की बात करूं, एसिडिक, वहां अल्कलाइन बोल रहे थे, एसिडिक बोल रहे हो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। जैसे देखो कैसे होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, CH3COO इसका नाम क्या होता है बच्चों? मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट। एसिडिक हाइड्रोलिसिस की बात कर रहा हूँ, H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन कराए। देखो जरा फटाफट से क्या होगा यहाँ पे, H पॉजिटिव यहाँ कर देता बच्चों, देखो यहाँ पे H2 करते हैं, ठीक है? क्या हो जाएगा यहाँ पे? ध्यान से देखो, CH3COO, एक एसिड बन के आ जाएगा, एक H इसके साथ ऐड हो जाएगा, वो एक OH बचे यहाँ पे, बन जाएगा CH3OH, ऐसे कुछ। तो इसका जो रेट होगा बच्चों वो भी किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ वो डिपेंड करता है एस्टर पे, COO CH3, ओनली एस्टर पे डिपेंड करेगा। मतलब मॉलिक्यूलैरिटी इसकी दो होगी, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका फर्स्ट होगा। समझ में बात? बोलो कोई दिक्कत? तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल ये है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? पक्का? एक बार देख लेते वीडियो कितने मिनट की बनेगी, बड़ी तो नहीं बनी? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, लास्ट क्वेश्चन बस, फिर इस वीडियो को एंड करते हुए सेकंड पार्ट बनाऊंगा मैं इसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर की कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मॉलिक्यूलैरिटी डिस्कस करेंगे उसमें, और एक आरएनएस इक्वेशन, ठीक है? छोटी रहेगी वीडियो, भी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ बच्चों, देखो जरा फटाफट से, टाइम भी बिना वेस्ट करे करते हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को। आओ जरा यहाँ पे देखना, यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, 2NO प्लस Br2 गिव्स 2NO Br, ऐसे कुछ। और इसका जो रेट दे रखा बच्चों वो दे रखा है K, ब्रैकेट में कर रखा है यहाँ पे NO की पावर 2, और यहाँ पे Br, ऐसे कुछ। जो फाइंड करना वो बताता हूँ यहाँ पे आपको। फाइंड करना है यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल, कंसंट्रेशन ऑफ NO इज डबल। आप इसको जब डबल कर दो, सेकंड देखो बताता हूँ फिर इसमें, सेकंड है कंसंट्रेशन ऑफ Br2 इज हाफ, Br2 इज हाफ्ड। और सी में फाइंड करना आपको कंसंट्रेशन ऑफ बोथ NO हो एंड Br2 हो आर डबल, दोनों को डबल कर दिए बच्चों। आ रही बात समझ में? आओ स्टार्ट करते बिना टाइम को वेस्ट करे हुए, देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले बच्चों इसका रेट जो देखा, देखो अब मैंने आपको बताए हुए थे यहाँ पे। अच्छा Br2 जैसे है वैसे सेम है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे Br2 करेंगे, यहाँ पे Br2 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है? ठीक है, कैसे करेंगे यहाँ पे देखो फटाफट से, रेट इक्वल टू लिखेंगे पहले के NO की पावर 2 और Br2, ऐसे कुछ। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, कंसेंट्रेशन ऑफ NO को डबल कर दे रहा है, डबल कर दे रहा है। कैसे लिखोगे आप इसका रेट? इसको एक काम करो बच्चों, इसको आप R1 नाम दे दो। क्या नाम दे दो? R1, कोई प्रॉब्लम नहीं। R2 क्या होगा इसका? K, यहाँ पे करो 2NO, डबल कर देना, आपको 2 टाइम्स कर दिया। Br2 तो रिमेन वैसे का वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं। 2 2 जा 4, तो इसका R2 कितना हो जाएगा? इसको आप 4 को बाहर लिखो आप, और यहाँ पे रिमेन इसको ऐसे रहने दो, NO की पावर 2 और यहाँ पे Br2। मुझे फटाफट से बताओ बच्चों, यहाँ पे 4 इंटू के कर देते, 4K कर देते। फटाफट से मुझे बताओ बच्चों, ये वाला जो टर्म है पूरा ये लिखा हुआ है, के NO की पावर 2 Br2 लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं R2 इक्वल टू क्या बोलूंगा? 4R1, मतलब कितने टाइम्स हो गए? ये हो गया 4 टाइम्स, ऐसे कुछ बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। आओ सेकंड को कैसे करेंगे, Br2 को हाफ कर दे रहे, फिर से देखिए यहाँ पे R1 क्या था, यहाँ पे के NO की पावर 2 और Br2, ऐसे कुछ। Br2 को हाफ कर दिया, देखो जरा क्या करेंगे हम, के NO तो वैसे का वैसे ही, यहाँ पे Br2 को हाफ कर दिया, 1/2 कर दिया यहाँ पे, और Br2 ऐसे कुछ। इस 1/2 को बाहर ले आओ बच्चों, बाहर ले आओगे तो क्या हो जाएगा? फटाफट से देखो, 1/2 के NO की पावर 2 और यहाँ पे Br2, बोलो कोई दिक्कत? ये पूरा क्या टर्म लिखा बच्चों? ये पूरा टर्म ने R1 कंसीडर करा था, R2 अब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हाफ R1, मतलब हो जाएगा हाफ।
R1 के कंपेयर में हाफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। इसके बाद देखो थर्ड, दोनों को डबल कर दे रहे फटाफट से। देखो R1 क्या था यहाँ पे, R1 है आपका K NO की पावर 2 और Br 2, ऐसे कुछ दोनों को डबल कर दे रहे हैं। यहाँ पे डबल करा है, यहाँ पे लो 2NO करा है यहाँ पे, और यहाँ पे Br 2 इसको भी डबल कर दिया बच्चों, 2Br 2 डबल करा है यहाँ पे। 2 2 जा 4, देखो फटाफट से देखो, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 8 हुआ K NO की पावर 2 और यहाँ पे Br 2 कुछ ऐसे। कितना हो जाएगा बच्चों, R2 जो R1 होगा वो 8 टाइम्स किसका हो जाएगा, R2 जो होगा वो 8 टाइम्स R1 का हो जाएगा। R2 इक्वल टू 8 टाइम्स हो जाएगा R1 का। समझ में बात, कोई प्रॉब्लम है तो नहीं, दिख रहा है प्रॉपर से, प्रॉपर से दिख रहा है बच्चों। तो ये है बच्चों आज का टॉपिक, ठीक है बच्चों। जो आज हमने जो डिस्कस करा, फिर से बताया तो रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करा बच्चों केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है। कैसे हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते, कंसंट्रेशन को डिवाइड करते रिएक्टेंट को, और प्रोडक्ट को डिवाइड करते टाइम के साथ। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट देखी थी हमने, उसके बाद देखा था हमने रेट ऑफ रिएक्शन के फैक्टर डिस्कस करे थे, फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिस्कस करा, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो इस वीडियो को आप देखिएगा, प्रॉपर तरीके से डिटेलिंग में डिस्कस कराएंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसके कंसेप्ट को डिस्कस कराएंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट बच्चों रहने वाला है, वो डिस्कस करेंगे हम मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में, और डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और आरएनएस इक्वेशन। तो कैसे रही वीडियो बताइएगा। अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो वीडियो को लाइक करिएगा और जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और तब तक के लिए हम मिलते हैं, ओके बाय, ठीक है बच्चों।